सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी थाने के समीप एआईएमआईएम पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एआईएमआईएम तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत सिंह का एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला, अंगवस्त्र एवं गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाजपट्टी पहुंचते ही राणा रंजीत सिंह ने सबसे पहले शहीद रामफल मंडल के स्मारक पर मालार्पण किया। उसके बाद कार्यालय का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इस बीच सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने मुसलमान को ठगने का काम किया है और जब मुसलमान की हिस्सेदारी की बात आती है तो सभी पार्टी के नेता के मुंह में दही जम जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर भड़ास निकाला। कहा, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे। यहाँ से सिर्फ मुसलमान का वोट देंगे। पूरी तरह से मुस्लिम आबादियों वाले विधानसभा है। यहाँ किसी मुसलमान को अगर टिकट देंगे तो यहाँ से एआईएमआईएम नहीं लगेगी, नहीं तो यहाँ से एआईएमआईएम पार्टी हर हाल में अपना कैंडिडेट उतारेगी। जिला संयोजक नजरे आलम उर्फ चांद बाबू ने कहा, एआईएमआईएम पार्टी लगातार सीतामढ़ी में संघर्ष कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने कहा कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। वहीं जिला अध्यक्ष जहांगीर आलम ने कहा, कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य है क्या हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अपनी बात रख सकेंगे और गरीब असहाय लोगों की बात सुन सकेंगे और उनकी मदद कर सकेंगे। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम पार्टी के प्रबल दावेदार मुन्ना मंसूरी ने कहा, बाजपट्टी के दलित और मुसलमान अपने वोट की ताकत को समझे और अपने लोगों को विधानसभा तक पहुंचाए, तभी आपकी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जिनको भी बाजपट्टी से जिताकर विधानसभा तक भेजा, उन्होंने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। उद्घाटन समारोह में पहुंचे नानपुर प्रखंड अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी, बोखड़ा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कोनैन, बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हुसैन, बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हुसैन, बाजपट्टी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हुसैन, सुरसन विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आकिब अख्तर, युवा कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर नजमून होंदा, सोशल मीडिया प्रभारी आशिफ हिंदुस्तानी, संजय पासवान सहित अन्य कार्यकर्ताओं को फूलमाला और अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया गया। आज सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, एआईएमआईएम कार्यालय का। हम लोगों ने यहाँ के शहीद रामफल मंडल जी को जो है नमन करके यहाँ क्रांतिकारी आगाज़ किया है और सीतामढ़ी जिला में 4 विधानसभा में खास करके जहाँ हमारा संगठन मजबूत है और उस दिशा में काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बाजपट्टी, परिहार, रूनी सैदपुर और सूरसंड, सीतामढ़ी जिला के 4 विधानसभा में संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार के रूप में हमारे संगठन के लोग हैं या कुछ नए लोग भी जो जुड़ रहे हैं, जो आने वाला अपने आप भविष्य को तलाश रहे हैं कि हम उम्मीदवार के रूप में अपना यहाँ उम्मीदवारी दर्ज करें, उनका भी आज स्वागत है। और चूँकि हम बहुत बड़ी पार्टी नहीं है और हम कोई पैसा से न टिकट को बेचते हैं न इस तरह का कुछ काम करते हैं, तो हमें संगठन पे काम करना होगा आज से। आज 8-9 महीना हम लोग के पास है, तो मैं तमाम ऐसे लोग जो न केवल सीतामढ़ी, तिरहुत प्रमंडल के किसी भी विधानसभा से अपनी दावेदारी को पेश करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। संगठन में आइए, आकर के जो है 8 महीना मेहनत करिए और हम सब सीटों पे नहीं, लेकिन जहां हम मजबूत होंगे, लगभग तिरहुत की 48 सीट हैं, उसमें हम लोग 20 से 25 सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बनाया है और संगठन को उस दिशा पे काम कर रहे हैं। ढाका कार्यालय का शुभारंभ किया, आज बाजपट्टी का कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, 16 को परिहार का करेंगे, बेतिया में सिकटा का कार्यालय खुलने जा रहा है, रामनगर का होने जा रहा है, मुजफ्फरपुर जिला में कांटी में होने जा रहा है। तो ऐसे तमाम विधानसभा की सीटें जहां हम लोग आज से हम लोगों ने तैयारी शुरू किया है, इसका शंखनाद किया है और खरमास के बाद हम लोग अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची को भी जारी करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 महीना 2 महीना में चुनाव लड़ने आएंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। संगठन को खड़ा करना है, आज जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार होंगे और आज से मेहनत करेंगे। और कार्यालय खोलने का उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाना। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में गरीबों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वृद्धा पेंशन का फॉर्म हो, आयुष्मान कार्ड से बढ़िया से अस्पतालों में कैसे इलाज करा सके, उसको लेकर के हमारे नजरे आलम साहब, हमारे मुन्ना मंसूरी जी,
जो हमारे संभावित उम्मीदवार भी बाजपट्टी से हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे जिला के गार्जियन, जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब, हमारे रीगा से दलित प्रकोष्ठ से रितेश पासवान जी, तमाम लोग अपना अपना जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम लोगों ने कई प्रखंड अध्यक्ष भी बना लिए हैं, सैफुल्ला साहब परिहार से, उसके अलावा हम लोगों ने सूरसंड से लेकर के तमाम जो जहां हम विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जहां तैयारी कर रहे हैं, वहां हम लोगों ने पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, बूथ लेवल की कमेटी का गठन करना शुरू कर दिया। तो आपके द्वारा बहुत बड़ी बात कही गई है कि आरजेडी अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं तो आप नहीं उतारेंगी, इस पर कदम कैसे आप लिया? देखिए, आज मुसलमानों की जो आबादी है 18% है, हालांकि 22% है, 18 और कम करके सीमांचल के कुछ ऐसे बिरादरी है जो मुसलमान हैं, उनको हिंदू में जोड़ लिया गया है। फिर भी 18 भी मान लेते हैं तो उनका हक नहीं मिलता है। जहाँ भी मुसलमानों की संख्या अधिक होती है वहाँ पे किसी यादव कैंडिडेट को दे दिया जाता है उनका हक छीन करके। तो हम लोग का जो लक्ष्य है कि कैसे सबसे मजबूत जाति जो है वो सबसे मजबूर बन के बैठ गई है, किसी को हराना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, खुद को नहीं जिताना है। तो ये बदलाव जो है अब लोगों में आने लगा है, इस पे विचार लोग करने लगे हैं। और हम लोगों ने कहा है कि बाजपट्टी से अगर आरजेडी वाले किसी मुसलमान को टिकट देते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि हम बी टीम हैं, हम सी टीम हैं, तो हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम 5 विधायक लेकर के आए थे। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ें, या हम उस काबिल नहीं है कि हमसे कोई गठबंधन करे? आप ऐसे ऐसे पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं जिनका एक भी विधायक नहीं था, एक भी एमपी नहीं है, लेकिन आप उनके साथ करिएगा। आज हर जाति का जो है पार्टी बना हुआ है और उसको सेकुलर भी कहा जाता है। मांझी की पार्टी है वो सेकुलर है, पासवान की पार्टी है सेकुलर है, सहनी की पार्टी है सेकुलर है, यादव की पार्टी है सेकुलर है। लेकिन अगर मुसलमान की पार्टी है तो सेकुलर नहीं है। सेकुलर नहीं है तो राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का लड़का क्या कर रहा है? जब एक हिंदू और एक मेरे पिताजी लंबे समय से सियासी परिवार से मैं आता हूँ, पिताजी मेरे सांसद रहे, लंबे टाइम तक मंत्री रहे, और उस परिवार से आने के बाद भी मैं इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। शिवहर लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद भी इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। इस पार्टी की ताकत को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इस पार्टी का भविष्य है। तो मैं ऐसे तमाम हिंदू भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर मंच पे मैं आता हूँ तो मुझे हरे गमछे से नहीं, भगवे गमछे से ही सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान है, इस पार्टी में हर धर्म का सम्मान है। आप बिल्कुल टीका चंदन लगा करके हर तरह से पूजा पाठ से लेकर के कहीं रोक टोक नहीं है। जो लोग गलत बोलते हैं, गलत फैलाते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, उसके जो है मुंह पे करारा जवाब है कि राणा रंजीत सिंह एक क्षत्रिय, एक राजपूत इस परिवार में, एआईएमएम परिवार में क्या कर रहा है? चुनाव लड़ने के लिए आया था, चुनाव हारने के बाद भी क्यों इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है? सीमांचल के भाई इस हिंदू के लड़के को कहते हैं कि भैया आप आइए, आपको जहाँ से चुनाव लड़ना है हम आपको लड़ाएंगे, हम आपको सदन में भेजेंगे। और पहला हिंदू का बेटा जिस दिन सदन में चला जाएगा उस दिन जो है ये दाग जो लोग लगाते हैं कि एआईएमएम मुस्लिम की पार्टी है, दलित भाई रितेश पासवान क्या कर रहे हैं यहाँ, तमाम ऐसे कुशवाहा भाई हमारे बैठे हुए हैं, रोशन कुशवाहा जी पत्रकारिता में हमारे परिवार के सदस्य की तरह काम करते हैं। वो पुरानी कहानी है, वो पुराना गाना है। इस चुनाव में वो रिकॉर्डिंग बजा करके आप सफल नहीं होंगे। तेजस्वी जी से आग्रह है, सुझाव है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, कि अगर आप चाहते हैं कि जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो पार्टी जहर फैलाना चाहती है, उसको हराना चाहते हैं, तो सारे सेकुलर पार्टियों को एक मंच पे आने दीजिए। आप बड़ा सोच रखिए, आप मुख्यमंत्री बने न बने, उस पार्टी को हराना आपका मकसद होना चाहिए। तो अगर आपको डर लगता है कि मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाएगी, मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी हो जाएगी, एआईएमआईएम अगर खड़ा हो जाएगा, तो आरजेडी के बैलून से जो है हवा निकल जाएगा, आरजेडी कहीं नहीं रहेगा। क्योंकि यादव तो बढ़ चुका है, यादव अब हिंदू हो चुका है। यादव एक मुश्त वोट नहीं करता है आरजेडी को, मुसलमान करती है। मुसलमान की पार्टी खड़ी ना हो जाए इसकी चिंता वो करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी, आपसे आग्रह है, आपको सुझाव है, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि इंडिया और एनडीए, तेजस्वी जी आज चाहते हैं कि या तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और नहीं तो मैं नेता प्रतिपक्ष कम से कम बना रहूं। तो इसीलिए डरते हैं, एमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनको मालूम है कि 5 विधायक हमारे थे, अगर हम इस बार फिर 15-20 विधायक लेकर के आ जाते हैं तो अगली बार हमारी पार्टी और ख़ास करके मुस्लिम समाज जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। आज वक्फ बोर्ड की लड़ाई कौन लड़ा? आरजेडी को तो बैलेंस बनाना है हिंदू और मुसलमान में। वक्फ बोर्ड की लड़ाई तो हमारे चांद भाई जैसे लोग, हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता, हमारे मुन्ना मंसूरी साहब जैसे लोग, जहांगीर साहब जैसे लोगों ने लड़ाई को लड़ा है। ईमेल करवाया, गांव-गांव जा कर के स्कैनर लगाया। तो
तो अगर आप नहीं लड़ाई लड़ सकते तो गठबंधन कर लीजिए ना। जिस तरीके से भाजपा वालों का तरीका था कि अगर किसी क्रिमिनल वाली छवि को टिकट देना है तो दूसरे रास्ते से गठबंधन वाले पार्टी से दे दिया करते थे। तो अगर आप मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं आरजेडी वाले, तो आप गठबंधन अगर करते तो हम लड़ाई लड़ते, आप हमारे पीछे खड़े होते, गठबंधन में हम साथ होते, हर समाज को लेकर के चलते। आप तो मुसलमानों को जो है दरी बिछाने वाला और जो है बंधुआ मजदूर समझ के बैठे हुए, लेकिन अब मुसलमान इसकी चिंता करने लगा है और इसका एहसास अब आरजेडी को हो भी गया है। तभी आपने देखा होगा शहाबुद्दीन साहब के परिवार को आज शामिल कराया और उनको देख करके तो जख्म जो है तरोताज़ा हो गया बेलागंज में लोगों का कि अरे भाई साहब आज आप इनको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। अगर सिवान से हिना मैडम के खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी आज सदन में होती और सच्चे श्रद्धांजलि जो है सही मायने में हम लोग उनको श्रद्धांजलि शहाबुद्दीन साहब को दे पाते, जिन्होंने आरजेडी को सींचा। तो ये पार्टी को अब समझ में आ गया है, एक बार अपने लिए चिंता करिए और एक बार अब खुद को जिताइए। लड़ाई जीतना हारना वो अल्लाह और भगवान के हाथ में है, लेकिन अपना प्रयास करना ये हम लोग का होते रहना। कहा इंडिया गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन तो तेजस्वी यादव ने कहा कि उधर टूट गया, तो लोकसभा के समय था, अब थोड़ी इंडिया गठबंधन है। बिल्कुल, ये तो अच्छी जिम्मेदारी स्टेटमेंट नहीं है, जिम्मेदार लोगों का ये स्टेटमेंट नहीं है। आपको हाल ही में आपने बयान दिया था कि भाई हम तो हैदराबाद नहीं जाते हैं, हम तो बंगाल नहीं जाते हैं, तो उसका हम लोगों ने जवाब दिया कि नहीं जाते तो आपकी बेवकूफ़ी है। बिहारियों की अच्छी संख्या है, अगर आप एक दो विधायक कर लीजिएगा तो आपकी पार्टी और बिहारियों के लिए जो है वहाँ पे एक ताकत होगा। तो लगता है हमारी बातों से कुछ असर हुआ है कि दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट को लेकर बार्गेनिंग करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात वो कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो चुनाव के समय तरीके और स्टेटमेंट बदलते हैं, फिर दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाएगा। हम लोग तकरीबन AIMIM पार्टी 8 साल से सीतामढ़ी वासियों की खिदमत में हम लोग लगे हुए हैं और लगातार हम लोग खिदमत कर रहे हैं। और पार्टी के माध्यम से जहाँ तक हम लोगों से होता है, हम यहाँ जनता की बुनियादी मुद्दों पे हम लोग अफसर से जाके लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ पे भी जनता के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है, वहाँ जा कर के हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये आज कार्यालय इसलिए हम लोग यहाँ उद्घाटन किए हैं कि जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी पदाधिकारी पर डेज वाइज यहाँ मौजूद रहेंगे। जनता की जो भी समस्या होगी, जो भी मुद्दे होंगे, चाहे वो ब्लॉक से लेके अनुमंडल से लेके कोर्ट से लेके कचहरी तक, हर जगह MIM पार्टी का सिपाही मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और उनकी काम को करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार आप MIM के सिपाही के तौर पे लड़ते हुए आ रहे हैं और सीतामढ़ी के संगठन को मजबूत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाजपट्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्र और यहाँ कोई मुसलमान नहीं, आपका कोई रहनुमा क्या? देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है आने वाला जो समय है वो चुनाव का समय है। हम यहाँ चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और लड़ेंगे, उसके बाद चुनाव जीतेंगे। हम तो यहाँ लीडरशिप की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ लीडरशिप ही बना रहे हैं। आप देखे होंगे कि अनवार साहब के बाद, मरहूम अनवारुल हक साहब के बाद सीतामढ़ी में अब कोई भी रहनुमा नहीं है। और यहाँ तक कि उनके बेटा को भी राजद वालों का क्या रवैया है वो तो आप लोग देख ही रहे। तो हम तो लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब का यही पैगाम है कि आप आइए, हम आपको नेता बनाते हैं, आप अपनी लीडरशिप आप खुद मजबूत कीजिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ तेजस्वी जी को कि ये सपना मत देखिए कि आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा 2025 में। जब तक MIM को अगर साथ में नहीं लीजिएगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा। अब ट्रेन का इंजन अगर काट दीजिएगा तो डब्बा से सिर्फ चलेगा, पटरी पे नहीं ना दौड़ेगा, इंजनवा लगाना होगा। और इंजन ये कट गया और इंजन MIM के साथ है। अगर MIM को लीजिएगा तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा। अगर ये मुसलमान जिस समाज को आपके और आपके पिताजी के माध्यम से लगातार 20 से 25 वर्षों से आप वोट लेकर के और अपनी राजनीति रोटी सेके हैं, ये आप मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान हो गया है। ये अब आपके पीछे दड़ी नहीं बिछाएगा, आपका झंडा नहीं उठाएगा, आपका नारा नहीं लगाएगा। अब ये अपने आप में एक नेता बनेगा और अपनी क़यादत को मजबूत करेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेगा और अपनी लीडरशिप खुद पैदा करेगा। तो अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो अख्तरुल ईमान साहब को बुलाए, बैठे, उससे गठबंधन करे और हमको 18% जिस तरीके से मुसलमानों का बिहार में आबादी है,
हमको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और आए, हम लोग उसका वेलकम करेंगे। उसके बाद हम लोग एक अच्छा प्रयास करेंगे। सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं? 17 साल बनाम 17 महीना, सिर्फ आप तेजस्वी यादव पे निशाना कस रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने से क्यों बच रहे हैं आप? हम मुख्यमंत्री जी को भी तो बोलते हैं। बिहार को तो ऐसा जंगल राज बना दिए हैं कि बिहार से करोड़ों की संख्या में मजदूर अब महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कोलकाता में, अन्य प्रदेश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये चचा भतीजा अल्टी पल्टी मार करके ही तो बिहार की दुर्गति कर दी है। बिहार का जो आज बदहाली अब देख रहे हैं, ये सिर्फ अल्टी पल्टी करने में। कभी ये भाजपा और राजद, ये दोनों इनकी समझिए कि दुल्हन है, कभी उसको तलाक दे देते हैं तो इससे निकाह कर लेते हैं, और इनको तलाक देते थे उनसे निकाह कर लेते हैं। तो अब दोनों पत्नी ये बेचारी अपने दूल्हा को मनाने में लगी हुई है। अब देखिए फिर कौन किसको मना पाती है। आप कह रहे हैं कि दुर्गति है, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति बता रहे हैं। प्रगति यात्रा सिर्फ एसी वाली कार में बैठ करके वो जा रहे हैं, रोड पे कहाँ जा रहे हैं? अगर रोड पे चलना है तो मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहते हैं कि बाजपट्टी विधानसभा में आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं, आपका विकास दिखा देंगे। ऐसा पुल है जहां मुख्यमंत्री जी देख करके पहले कहेंगे कि गाड़ी घुमा लीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी पुल के नीचे रह जाएंगे। उनको तो विकास पुरुष कहा जाता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। विकास पुरुष नहीं कहा जाता, सत्ता पुरुष कहा जाता है। अच्छा, विकास में नाम है उनका। विकास बिहार से गायब हो गया हुआ है। गायब हो गया। विकास अगर होता तो आज बिहार का नौजवान बिहार में टेक्निकल बाहर से टेक्निकल डिग्री लेता है, वो बिहार में नौकरी करता, बिहार को डेवलप करता, बिहार में इंडस्ट्री होता, बिहार में रोजगार होता। आज बिहार का करोड़ों नौजवान जाके दूसरे प्रदेश में रोजगार खोज रहा है, भटक रहा है। कोरोना में आपने नहीं देखा कितने मजदूरों की जान चली गई, क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? तो ये तो सबसे बड़ा आप जो कर रहे हैं कि वो विकास पुरुष, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपने कोरोना में देख लिया। कहीं हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं, यहाँ के मजदूर किसान मरे जा रहे हैं। किस तरह का विकास है? लेकिन लोग के माध्यम से हमारे सीतामढ़ी के या बाजपट्टी के तमाम समाज को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न होता है, यानी जैसा भी एक भाई ने कहा कि हमें पशु शेड बनवाना है और मुझे 40% मुखिया द्वारा मांगा जा रहा है, तो आप बेझिझक होकर उसका आधार कार्ड और ज़मीन का रसीद लेकर आप एक मेरे कार्यालय में यहाँ पे बाजपट्टी मुन्ना जी के पास संपर्क करें। हम उनको रास्ता बताएंगे, उस रास्ते के माध्यम से आप जाके अपने PRA से लॉगिन कराएं और अपने से स्वयं बनवाएं, और किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपके खाता में पैसा आएगा और सरकार का जो स्कीम है उसका लाभ मिलेगा। अगर उसके से ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क करें, मैं रास्ता बताऊँगा। अगर किनको पोखरा खुनवाना है, गैबियन लगवाना है, पेड़ पौधा लगवाना है, 2 से 2.5 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिल रहा है। पशु शेड पर 2,06,000 का अनुदान मिल रहा है। बकरी सेट पर 80-90 हज़ार का अनुदान मिल रहा है। अगर जिनको भी बनवाना है, अगर उनका मुखिया काम नहीं कर रहा है, आप हमसे संपर्क करें, प्रखंड कार्यालय में आके संपर्क करें, हमारे MIM के कार्यालय में संपर्क करें और हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप ऑनलाइन का ज़माना है, हम आपको रास्ता बताएंगे। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम भी होगा और आपको अनुदान डायरेक्ट आपके खाता में जाएगा। है कि लोगों में जो आजकल काम के प्रति या बहुत सारे लोगों की कोई भी चीज़ का परेशानी का मामला होता है, तो ये कार्यालय खोलने का मतलब ये है कि यहाँ अपने दुख को सुनाएं और यहाँ से सारा मसला उनका हल करने का काम करेंगे। तो जितने भी बाजपट्टी विधानसभा के लोग हैं उन सभी का समस्या यहाँ पे सुना जाएगा? जी बिल्कुल सुना जाएगा। क्या ये कार्यालय सिर्फ बाजपट्टी तक ही रहेगा या इस बाजपट्टी विधानसभा में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में ये कार्यालय होगा ऐसा? तीनों प्रखंड में कार्यालय खोला जाएगा, क्योंकि एक प्रखंड में कार्यालय खोलने से मसला हल नहीं होने वाला है। तीनों प्रखंड में खोला जाएगा और तीनों प्रखंड के लोगों का सारा मसला हल वहाँ किया जाएगा। बाकायदा उनके लिए हल करने के लिए वहाँ लड़का रखा जाएगा, उनकी सारी बातें लिखी जाएगी, हम तक मैसेज आएगा और हम उनको फ़ौरन काम करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के लोगों की मदद के लिए ये कार्यालय खुला है? जी मदद के लिए खुला है।